हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी का क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है, वह भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चैप्टर 1 का, बुक 2 चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सेशन हो चुका है। और आज जो होने वाला है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वह उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिंदी माध्यम के हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली जो उनका सिलेबस है वो एनसीईआरटी के पैटर्न पे होना चाहिए। उसके बाद हम लोग शेड्यूल की बात कर लेते हैं। तो आज जो है थर्सडे है और इसके हिसाब से आज हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। और टाइम की बात करें तो डेली शाम में 8 बजे जो अभी क्लास चल रही है, एक दिन में फिलहाल अभी एक ही सब्जेक्ट चल रहा है और आने वाले समय में हम धीरे धीरे इसमें और इजाफा करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद उसके बाद ये क्या है, चलिए, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेशन पे। पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन की नंबरिंग भी आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जनसंख्या घनत्व क्या है। पहला क्वेश्चन है, जस्ट वेट, पहला क्वेश्चन है जनसंख्या घनत्व क्या है। 2017 और 11 में पूछा गया क्वेश्चन है, बस एक लाइन का आंसर है। प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अगर आप इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। झारखंड के 2011 और 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और बोर्ड में नहीं देखने को मिलेगा। अभी मैं आपको कई सारे ऐसे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो एक से अधिक बोर्ड में पूछे गए हैं। जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा कुल आबादी बट्टे कुल क्षेत्रफल, या डिवाइडेड बाय इसको कहते हैं कभी कभी। तो कुल आबादी को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर देने से क्या होता है, जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। यह पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट लगा, पूछा गया नहीं है लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा और थोड़ा सा आपको इसमें टर्म जो है यह याद करना पड़ेगा। तो कुछ चीजें समझने वाली हैं, कुछ चीजें याद करने वाली हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो याद हो जाएगा। जनसंख्या संगठन जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत, यानी कि भूगोल की एक ब्रांच कह लीजिए, एक शाखा कह लीजिए, जो जनसंख्या भूगोल है उसके अंतर्गत अध्ययन का एक सुस्पष्ट क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत आयु व लिंग का विश्लेषण, कितने उम्र के हैं, स्त्री है पुरुष है ट्रांसजेंडर है, उसका विश्लेषण करना, निवास का स्थान, वो व्यक्ति कहाँ रहता है, पहाड़ों पर, पठारों पे या समतल जमीन पे, मानव जातीय लक्षण, उसके लक्षण क्या क्या है, जनजातियां कौन कौन सी हैं, भाषा, कौन कौन से भाषा बोलते हैं, किस किस धर्म को पालन करते हैं, वैवाहिक स्थिति उनकी क्या है, विवाहित है या अविवाहित है, साक्षर है या नहीं है, व्यवसायिक विशेषताएं क्या है, इस सब का अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है, जनसंख्या संघटक कहलाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टर्म है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो याद हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और साथ ही साथ नोट्स बनाइएगा। जितने सारे बच्चे हैं मेरे सेशन को देखते हैं, जितने सारे स्टूडेंट हैं क्लास 12th के मेरे सेशन को देखते हैं, मैं सभी को कहता हूं कि प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा अपने हैंड राइटिंग में। चाहे आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ से नहीं कहीं से भी पढ़ते हैं, आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको रिविजन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है वो। बढ़ते हैं अपने अगले सेशन पे, अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, भारत में 1911 से 1921 की अवधि में जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि दर के लिए कोई दो कारक बताइए। कमेंट करिए तो 1911 से लेकर के 1921 ईस्वी तक को जनसंख्या का कौन सा वर्ष कहा जाता है। याद है ना, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाया है, कौन सा वर्ष कहा जाता है। सीबीएसई 2013 में पूछा गया, किसी स्टेट बोर्ड में नहीं पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये क्वेश्चन करेंगे। भारत में 1911 से 1921 की अवधि में जनसंख्या के ऋणात्मक वृद्धि दर के लिए कोई दो कारण निम्नलिखित है, और इसी तरह से आपको दो लिख देना है। और कौन कौन से कारण है, पहला है उक्त अवधि में, यानी कि 1911, जो उक्त अवधि मतलब जो हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, 1911 से लेकर के 1921, उक्त अवधि में भारतीय जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों काफी ज्यादा रही।
यानी कि बच्चे का जन्म भी काफी ज्यादा हुआ और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा। मृत्यु दर में सिर्फ बच्चे नहीं, बुजुर्ग, यंग, बहुत सारे लोग, अलग अलग आयु वर्ग के लोग आ जाएंगे। तो मृत्यु दर ज्यादा रही और जन्म दर दोनों ज्यादा रही, जिस वजह से देश में जनसंख्या वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही थी। और दूसरा रीजन क्या है, ये मैंने बार बार अपने सेशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सेशन में आपको बताया था कि वह दशक था जब वर्ष 1918 में फ्लू महामारी का प्रकोप फैला था और जिस वजह से 12 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई, 1.2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई, 1 करोड़ 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिस वजह से भी जनसंख्या वृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही थी। बहुत ही बेहतरीन आंसर है ये, आप देख लीजिएगा। कहीं पे आपको इस तरह के आंसर शायद ना मिले, कहीं मिल सकता है वो अलग बात है, लेकिन शायद ना मिले, क्योंकि ये क्वेश्चन है बहुत सारा रिसर्च करके लाया जाता है आपके सामने में। मैं खुद इसको बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ और तब जाकर के लाता हूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं रहता। सबसे बड़ी बात ये रहती है इस आंसर की, मेरे आंसर की सबसे बड़ी बात यही है कि आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कॉपी पेस्ट होता ना तो किसी कॉलेज के प्रोफेसर नहीं कहते कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर कॉपी पेस्ट रहता तो उनको भी पता है कि फलाने बुक में फलानी चीजें, फलानी बुक में ये सारे आंसर लिखे हुए, वहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो इसलिए मैं और ज्यादा मेहनत करने लग गया हूँ उसके बाद से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं खुद को हाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में घटते लिंगानुपात के कोई दो कारणों का उल्लेख कीजिए। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम यहाँ तीन कारण की बात करेंगे, दो पूछा गया है, एक और अधिक पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। भारत में घटते लिंगानुपात के कोई दो कारण जो है यह निम्नलिखित है। कौन कौन से कारण है? पहला, सामाजिक दृष्टिकोण, यानी कि बालिकाओं के प्रति जो है नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण होता है। लड़की पैदा होने नहीं देना चाह रहे, खास करके गांव घर के एरिया में। बहुत ही ज्यादा लगता है उनको, ज्यादा खर्च आएगा उनके दहेज में, उनके पढ़ाई में इत्यादि में ज्यादा खर्च आएगा। इसलिए एक निगेटिव दृष्टिकोण है कि लड़कियां क्या कर सकती है, लड़के रहेंगे तो बहुत सारी बातें होंगी, इसलिए एक निगेटिव दृष्टिकोण है। दूसरा है लिंग परीक्षण। जो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आज के समय में जो लिंग निर्धारण के वैज्ञानिक तरीके आ गए हैं, जिससे लोग सिर्फ पुरुष बच्चों का चयन करते हैं, यह कहीं ना कहीं एक गलत मानसिकता है। और तीसरा है धार्मिक तथा सांस्कृतिक विश्वास। ऐसा माना जाता है कि केवल बेटा ही अपने माता पिता की अंत्येष्टि तथा उनसे संबंध रीति रिवाज करने का हकदार है, और इस वजह से भी हमारे देश में लिंगानुपात में कहीं ना कहीं कमी आई है। चौथा आप लिख सकते हैं भ्रूण हत्या, यानी कि लिंग परीक्षण के बाद ऐसा देखा जाता है कि अगर मान लीजिए लड़की है, महिला है, कन्या है, तो क्या किया जाता है, भ्रूण हत्या कर दी जाती है। और कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ हफ्तों तक ये जायज है, ठीक है। इसलिए ये सारे रीजन है जिस वजह से भारत में जो असमान लिंगानुपात है या फिर घटते लिंगानुपात के ये कुछ उदाहरण हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, और ये पांचवा क्वेश्चन है, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक की वर्गीकरण का आधार क्या है। यूएसईबी 2016 में पूछा गया है और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के बोर्ड में यह जो पूछा जाता है क्वेश्चन, एक नंबर में पूछे जाते हैं और एक लाइन में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव ना होकर इसी प्रकार के होते हैं। अगर कोई उत्तराखंड के स्टूडेंट होंगे तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक के वर्गीकरण का आधार जो है यह आर्थिक होता है। तीन आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। सीमांत श्रमिक है, ठीक है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और जिसको एक अश्रमिक बोलते हैं। तो ये आंसर, क्वेश्चन आंसर ही बन गया है। पहला क्वेश्चन तो हो गया यहाँ पे, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ही बन गया कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्य श्रमिक किनको कहते हैं? मुख्य श्रमिक जो है वह व्यक्ति कहलाता है जो एक साल में या एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने तक आर्थिक दृष्टि से लाभकारी कार्यों में लगा रहता है। यानी कि कम से कम 6 महीने तक या कम से कम 183 दिन तक वैसे कार्य करेगा जिस कार्य के करने से उसको पैसे की प्राप्ति होगी, आर्थिक लाभ होगा, इसको हम मुख्य श्रमिक कहेंगे, ठीक है। दूसरा है सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति कहलाता है जो एक वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से कम दिन कार्य करता है। जो मुख्य श्रमिक है कम से कम 6 महीने कार्य करेगा, अधिक से अधिक 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने और 12 महीने तक कार्य कर सकता है जो मुख्य श्रमिक होगा। लेकिन जो सीमांत श्रमिक होगा वह
183 दिनों से कम कार्य करेगा, यानी कि अधिकतर वह 6 महीने कार्य कर सकता है। 1 महीने करेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने और अधिक से अधिक 6 महीने कार्य कर सकता है 1 साल में, जिसको हम सीमांत श्रमिक कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज आप लोग, ताकि आपको नोट्स बनाने में काफी सहायता हो जाए इससे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं? आश्रित जनसंख्या नाम से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति जो वर्ष भर अपनी आजीविका के लिए कोई कार्य नहीं करता। होते हैं ना बहुत सारे लोग कोई कार्य नहीं करते और अपने माता पिता पर बहुत जिंदगी भर डिपेंड रह जाते हैं तथा अपने भरण पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे अश्रमिक या आश्रित जनसंख्या कहते हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुछ अलग क्वेश्चन भी करवाएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो यह भी क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खुद को हाइड कर रहा हूं मैं। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों की व्याख्या कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में सुन लीजिए, पहले तो सबसे बड़ी बात ये 5 कारक हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एक मैसेज मैं आप लोगों को दूंगा जो ध्यान रखिएगा। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 5 कारक जो है निम्नलिखित है। पहला स्थलाकृति, या कहीं कहीं पर उच्चावच लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उच्चावच भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो बहुत सारे कारक है, उसमें से एक महत्वपूर्ण कारक है क्या? स्थलाकृति। देश के कुछ राज्य जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि में विषम भू आकृति के कारण कम जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पहाड़ों पे लोग कम बसते हैं, क्योंकि वहां पे संसाधन जो होते हैं कम उपलब्ध होते हैं। जबकि उत्तरी मैदान में स्थित बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा निवास करती है, क्योंकि यहाँ पे जो संसाधन है ये काफी अच्छे हैं, अनुकूल जलवायु है, जल की उपलब्धता है, बहुत सारे रीजन है जिस वजह से लोग इन स्थानों पर निवास करना पसंद करते हैं। उसके बाद अगला है रीजन है, अगला कारक है जलवायु। अनुकूल जलवायु जो है यह मानव को क्षेत्र विशेष में रहने को आकर्षित करती है। बहुत ज्यादा गर्म जलवायु या बहुत ज्यादा ठंडी जलवायु में मानव नहीं रह सकता है, ठीक। तराई, गंगा का निम्न डेल्टा क्षेत्र, दलदल इत्यादि क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है, जबकि भारत के मैदानी क्षेत्रों में अच्छी जलवायु के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। यह लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है भारत, भारत का जिक्र कर रहा है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 5 कारक, तो हम लोग भारत के संदर्भ में लिखेंगे, ठीक है। तीसरा है हमारा मिट्टी का उपजाऊपन। मैदानी क्षेत्र में जो है मिट्टी मुलायम और उपजाऊ होती है और इन स्थानों पर कृषि और पशुपालन जैसी गतिविधि जो है ये आसानी से की जा सकती है। परिवहन के लिए मार्ग बनाए जा सकते हैं, पुलों का निर्माण किया जा सकता है, रेलवे पटरियां बिछाई जा सकती है। इसी वजह से गंगा सतलज का मैदान पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान अन्य पहाड़ी एवं पठारी भागों की तुलना में अपेक्षाकृत घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं, यानी कि लोग यहाँ पे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। उसके बाद चौथा रीजन है जल की उपलब्धता। चौथा रीजन क्या है? जल की उपलब्धता। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वर्षा की मात्रा अथवा जल उपलब्धता के विशेष रूप से प्रभावित है। यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम सभी जानते हैं। इसमें जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह वर्षा की मात्रा या फिर जल की उपलब्धता से विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। यानी कि कहाँ पे कितनी वर्षा हो रही है, कहाँ पे जल उपलब्ध है, यह इसको कहीं ना कहीं फैक्टर करता है, अफेक्ट करता है। कम वर्षा वाले भाग जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इत्यादि जगहों में सिंचित क्षेत्र के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह एक मैदानी भाग है। उसी प्रकार इसके विपरीत असम तथा हिमाचल प्रदेश में जल का निकास ठीक तरीके से ना होता है, जिस वजह से इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, इसके कारण भी कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यह भी फैक्टर है। और पांचवा फैक्टर क्या है? सामाजिक कल्याण। जनसंख्या के जमाव पर, यानी कि जहाँ पे लोग निवास करते हैं वहां पे सामाजिक परंपराएं भी अपना प्रभाव डालती है। यानी कि उस जगह की परंपरा यह कैसी है,
स्वभाव से मनुष्य जो है उन स्थानों पर ज्यादा रहना पसंद करता है जहां उसे जान माल की सुरक्षा मिलती है, जहां उसकी संपत्ति, उसके शरीर को सुरक्षा हो सके। चंबल के बीहर की बात करें, मध्य प्रदेश में है। राजस्थान, असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में निरंतर आक्रमण होते रहते हैं, जिस डर से वहां पे सुरक्षा का माहौल नहीं रहता और इस वजह से लोग वहां पे बसना पसंद नहीं करते। पिछले कई दशकों की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद काफी तेजी से फैलता है। आतंकवाद की जो घटनाएं होती है उस वजह से उस क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या का क्या हुआ, पलायन हुआ, जो दुनिया के किसी और देश में चले गए या भारत के किसी और राज्य में आ गए हैं। ये कुल 5 रीजन है। इसके अलावा इसी बेस पे 2 क्वेश्चन और पूछे गए हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करिए, 2020 में पूछा गया है। और भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौतिक कारकों की व्याख्या करें, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 नंबर में पूछे तो लिख दीजिएगा, अगर 5 नंबर में पूछे तो इतना लंबा नहीं लिखिएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन काफी लेंदी, आंसर जो है काफी लेंदी है, और लेंदी आंसर होने की वजह से आपका टाइम किल होगा। इससे बेहतर है कि आप किसी दूसरे आंसर की तरफ जाए, किसी दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तब जाकर के आप इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन शुरू में अटेंड करने की कोशिश मत कीजिएगा। यही मेरा संदेश रहेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, यही मेरी एडवाइस रहेगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या वितरण की असमानताओं के प्रति उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। जो जनसंख्या का वितरण है यह असमान है, इसके क्या क्या कारण है इसके बारे में बात करना है। वह जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक थे, लेकिन जनसंख्या वितरण क्यों असमान है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। वर्ष 2011 में जब जनगणना हुआ था तो उसमें भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी। जिस 121 करोड़ जनसंख्या का वितरण सभी राज्यों में समान नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वहीं सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसके विपरीत लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। उसके बाद भारत में जनसंख्या के असमान वितरण को अनेक कारण प्रभावित करते हैं, जैसे कि उच्चावच, जलवायु, जलापूर्ति, जल की जो आपूर्ति होती है, जल की उपलब्धता, वर्षा की मात्रा, उपजाऊ मिट्टी, कृषि, परिवहन की सुविधा इत्यादि जो है, यह कहीं न कहीं जनसंख्या के असमान वितरण को प्रभावित करती है। जनसंख्या वितरण के जो कारक है, कहीं न कहीं वही सब तो कारक है जिस वजह से जनसंख्या किसी स्थान पे निवास करती है, किसी स्थान पे निवास नहीं करती है। हालांकि भारत में जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण 2 क्षेत्रों में दिखाई देता है। कौन-कौन से हैं? पहला पहला जो है, देश के उत्तरी मैदान में स्थित राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा इत्यादि में सघन जनसंख्या पाई जाती है। जबकि दूसरे क्षेत्र की बात करें, पश्चिम भारत में काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, काली मिट्टी काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से किन किन क्षेत्रों में है काली मिट्टी? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में, जिस वजह से काली मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, गन्ने की कृषि होती है, साथ ही साथ कपास की भी कृषि होती है वहां पे, जिस वजह से वहां भी जनसंख्या सघन पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। उसके अलावा दक्षिण पूर्वी राज्य जो है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस समय जनसंख्या का वृहद संकेंद्रण पाया जाता है। किसी वजह से, कृषि की वजह से, उद्योग की वजह से, इस सब वजह से ज्यादा जनसंख्या रहती है। और शेष राज्य जो भौतिक दृष्टि से विषम परिस्थिति वाले हैं, वहां पे जनसंख्या का जमाव जो है यह कम पाया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उससे पहले ये देख लीजिए कि यह भी कई अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बिहार, झारखंड में 2 बार पूछा गया है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार कारकों को लिखिए। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारक है? भारत में जनसंख्या वितरण बहुत असमान है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलग अलग बोर्ड एग्जाम में और अलग अलग वर्षों में, इसलिए ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खुद को हाइड ही रखना पड़ेगा मुझे। भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानीय वितरण की विवेचना करिए। वहां पे जनसंख्या के असमान वितरण पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण की बात की जा रही है। और क्या पूछा गया है? भारत में जनसंख्या घनत्व के वितरण की विवेचना कीजिए। जो जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है ना, ये अलग अलग क्यों है, इसके बारे में बेसिकली हम लोग को बात करना है। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2010 और 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिर्फ बिहार बोर्ड में नहीं, किसी और बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या का असमान वितरण है, जिस वजह से जनसंख्या का घनत्व भी असमान है। अगर कहीं पे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है तो जनसंख्या घनत्व वहां का ज्यादा होगा, कहीं पे कम जनसंख्या निवास करती है तो वहां का जनसंख्या घनत्व कम होगा। क्योंकि जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आबादी डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार है, इसके बाद पश्चिम बंगाल, तीसरे स्थान पर केरल है और चौथे और पांचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा आता है। इन राज्यों में, ये जो 5 राज्यों की बात की जा रही है, इन राज्यों में जनसंख्या के अधिक जमाव का कारण क्या है, चावल प्रधान गहन कृषि है। यहाँ उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की व्यवस्था है, उपजाऊ मिट्टी है और धरातलीय तथा जलवायु दशाएं बहुत ही कृषि के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में उद्योग भी अधिक जनसंख्या घनत्व का एक कारण है। अगर यहाँ पे बात कर सकते हैं बिहार के अतिरिक्त, ठीक है, उद्योग भी, और इसके बाद लिख दीजिएगा बिहार के अतिरिक्त या बिहार के अलावे, क्योंकि बिहार में क्या है, उद्योग धंधा नहीं है। सॉरी। तमिलनाडु में औद्योगिक विकास के कारण तथा झारखंड में खनिज विकास के कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र में कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि की गई है। तो हर राज्य में जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या घनत्व की वृद्धि के अलग अलग पैमाने देखने को मिल रहे हैं। जनसंख्या घनत्व वितरण में सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों का भी योगदान पाया जाता है। जो भी बच्चे लास्ट तक जुड़े रहेंगे उन्हीं को कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे, क्या होता है, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, उनको मजा नहीं आता, ये फिल्म तो है नहीं, फिल्म में भी 2-2.5 घंटा ऐसा होता नहीं कि पूरा का पूरा आप इंजॉय कर सके, कहीं ना कहीं आपको बोरियत फील होती है। तो क्या करते हैं, आप बैठे रहते हैं ना, देखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी सीखिए, यहाँ भी पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।